अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नॉवेल तारीख उजाले की आखिरी किस्त सुनते हैं। आपसे मैंने बड़ा ख़तरनाक राज छुपा लिया था, नसीमा ने कहा। हसनैन काज़मी साहब ने मुझे बताया था कि ये जो पत्थर हमारे घर में गिरते हैं और आग लगती है, ये मुनीर ने जालंधर वाले ख्वाजा साहब से मुझ पर काला जादू कराया है। वो हम दोनों को या सिर्फ मुझे खौफजदा करना चाहता था। हमारी खुशकिस्मती थी कि असले के ज़रिए काज़मी साहब हमारे घर आ गए और हमारी मुसीबत टल गई। उन्होंने मुझे बताया था कि काले जादू की मियाद ख़त्म हो गई है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? काज़मी साहब ने मुझे कहा था, नसीमा ने जवाब दिया। वो कहते थे कि मलिक साहिब हैसियत वाले आदमी हैं और मुनीर बदमाश और बेइज्जत आदमी है। अगर मलिक साहब को पता चला तो वो मुनीर के गले पड़ेंगे। मुनीर इनकी बेइज्जती कर देगा और वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुम बेवकूफ़ हो नसीमा, उमर हयात ने कहा। मुझे बता देती। बेशक मुनीर बदमाश और बेइज्जत है, लेकिन मेरे हाथ में उससे ज़्यादा बदमाश और बेइज्जत आदमी है। मैं आपको किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, नसीमा ने कहा। फिर पत्थरों वाला सिलसिला ही ख़त्म हो गया और हमारे घर डाकू आ गए। ये है वो बात जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, उमर हयात ने कहा। मैं मान नहीं सकता कि मुनीर डाकुओं को पकड़ने आया था। थानेदार मलिक मुख्तार भी यही कहता है। ये शक तो मुझे भी है, नसीमा ने कहा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं ये कैसे हुआ। आपने उसे दोस्त बना लिया था, फिर भी मुझे उस पर शक रहा। एक रोज़ वो आपकी गैर हाजिरी में यहाँ आ गया। पहले तो उसने ये एहसान जताया कि उसने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे और मेरे घर को डाकुओं से बचाया है। फिर उसने मोहब्बत का इजहार किया। आखिर उसने अपनी बुरी नीयत जाहिर कर दी। उसने मुझे गुनाह पर उकसाया। मलिक साहब, मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे वजूद के अंदर क्या हुआ। जैसे मेरे अंदर शोला उठा और ये भी ख्याल आता है जैसे मैं तनूर बन गई। मुझे ख्वाब की तरह याद है कि मेरे दोनों हाथ आगे को हो गए और उंगलियां ज़रा ज़रा अंदर को मुड़ गईं। फिर मालूम नहीं कैसे हुआ कि मेरे दाएं हाथ की उंगलियां मुनीर की गर्दन में उतरने लगीं। उसकी शहरक मेरे पंजे से निकल गई और मैं पलंग पर गिरकर रोने लगी। मुनीर, जिसे सब गुंडा और बदमाश कहते हैं, ऐसे भागा कि किवाड़ से टकराया और गायब हो गया। मैंने तुम्हें इस कैफियत में देखा है, उमर हयात ने कहा। तुम मेरी शहरक पंजे में लेने लगी थीं। ये कोई दौरा है, नसीमा ने कहा। मेरे वजूद के अंदर से कोई ताकत उठती है। इस कैफियत के गुजर जाने के बाद मैं इतनी कमज़ोर हो जाती हूँ कि बेख्तियार रोना आता है और मैं कुछ देर तक रोती रहती हूँ। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी। उमर हयात और नसीमा बातें कर रहे थे। नींद का नामो निशान न था। नसीमा बोलते बोलते रुक गई। उसके जहन में फ़ोटो आ गया। वो फ़ोटो को गोल कर गई। अपने साथ में आपको भी परेशान नहीं करना चाहती थी, नसीमा ने कहा। मुनीर की इस हरकत को मैंने आपसे इसलिए छुपाए रखा कि आपने उसे बड़ा गहरा दोस्त बना लिया था। वो चालाक आदमी था। मैं डरती थी कि वो आपके दिल में मेरे खिलाफ कदूरत भर देगा। मैं ये सारा जहर अपने आप में जमा करती रही। मैंने कई रातें आंखों में काटी हैं। सच्ची बात यह है कि आपसे मैं डरती थी और हालात का मुकाबला करने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं इतनी बेहाल हो गई कि सहारे ढूंढने लगी और बीबियां वाली खानका का ख्याल आ गया। शादी से पहले माँ मुझे इस खानका पर ले गई थी और दुआ की थी कि मेरी शादी आपके साथ हो जाए। मैं समझती थी कि इस खानका ने मेरी मुराद पूरी की है। अब मैं ये मुराद लेकर खानका पर जा रही थी कि खुदा मुनीर को हिदायत दे या मौत दे दे। मैं खानकाह पर सलाम और दुआ करके निकली तो बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं खानकाह में ही रुक जाती, लेकिन शौकी को मैं अकेला छोड़ गई थी। मैं बड़ी तेज़ चलती हुई आई। बारिश में घोड़ा दिखाई दिया। सवार ने मुझे देखा तो घोड़ा मेरे करीब ले आया। मैं देखकर डर गई। वो मुनीर था। वो घोड़े से उतर आया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। मेरे रोकने पर उसने मुझे पकड़ लिया। मैं इतनी जल्दी ज़ेर होने वाली नहीं थी। इस धींगा मुश्ती में हम ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ बारिश का सैलाबी पानी आबशार की सूरत गिर रहा था। वो गहरी जगह है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं अब उसी खतरनाक कैफियत या दौरे में थी। मैंने मुनीर को ज़ोर से धक्का दिया और वो इतनी बुलंदी से गिरा। नीचे छोटी छोटी चट्टानें और पत्थर थे और सैलाबी पानी बड़ा गहरा था। मुनीर के जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं वहाँ से दौड़ती भागती घर आई। उसके बाद मेरा जो हाल हुआ वो मैं आपको कैसे सुनाऊं।
مجھے منیر اس طرح نظر آتا جیسے بالکل زندہ ہو۔ میں رات کو سو جاتی تو میں جاگ اٹھتی، صاف محسوس ہوتا کہ کسی نے میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر کھینچا اور مجھے جگایا ہے۔ میری پائتی کے قریب منیر کھڑا ہوتا۔ یہ سب وہم تھا، عمر حیات نے کہا۔ کاظمی صاحب مجھے تمہاری یہ کیفیت بتا چکے ہیں۔ قتل کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی۔ انسان کا خون تو پیشہ ور قاتل بھی ہضم نہیں کر سکتے۔ اب تم نے اپنا راز کاظمی صاحب کو اور مجھے دے دیا ہے۔ اب تمہیں منیر نظر نہیں آئے گا۔ اب تم آرام اور سکون کی نیند سویا کرو گی۔ میں ان واہموں سے گھبرا کر ایک بار پھر بیویاں والی خانقاہ کو چل پڑی تھی، نسیمہ نے کہا۔ اور گرمی اور حبس کی وجہ سے تمہیں چکر آ گیا؟ عمر حیات نے اتنی لمبی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے کہا۔ اور تم بے ہوش ہو کر؟ نہیں، نسیمہ نے کہا، میں گرمی اور حبس کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ میں اس جگہ کے قریب سے گزر رہی تھی تو اچانک بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ نہ نسیمہ، عمر حیات نے کہا، اس روز بارش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی واہمہ تھا، نسیمہ نے کہا۔ کاظمی صاحب کو میں نے سنایا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ واہمہ تھا۔ میرے سامنے وہ سارا منظر آ گیا تھا جس میں میں نے منیر کو دھکا دیا تھا۔ مجھے منیر نظر آیا اور میں اتنی ڈری کہ چکرا کر گر پڑی۔ یہ تو مجھے دوسرے دن پتہ چلا کہ میرا سر پتھر پر لگا تھا۔ پتہ اس طرح چلا کہ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا تو مجھے ایک ابھار محسوس ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ میں اب صرف آپ سے ڈرتی ہوں کہ آپ مجھے بخش دیں گے یا سزا دیں گے۔ سزا کیوں دوں گا؟ عمر حیات نے کہا۔ نسیمہ کو اونگ آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اتنے دنوں بعد اسے آرام اور سکون کی نیند آئی، مگر عمر حیات نہ سو سکا۔ رات تھوڑی سی رہ گئی تھی، وہ اس نے جاگتے اور سوچوں میں الجھ کر گزار دی۔ اسے یہ مسئلہ پریشان کر رہا تھا کہ حسنین کاظمی نے اسے بتایا تھا کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں منیر زندہ ہے اور وہ اچھی حالت میں نہیں۔ یہ تو عمر حیات بھی سوچ سکتا تھا کہ منیر اچھی حالت میں ہوتا تو واپس آ چکا ہوتا۔ عمر حیات نے یہ تو سوچ لیا تھا کہ منیر زندہ واپس آ گیا تو وہ اسے پولیس تک پہنچنے سے پہلے غائب کرا دے گا، لیکن اس نے غائب کرانے کے عملی پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ اب وہ سوچنے لگا تو یہ کام دشوار اور خطرناک نظر آنے لگا۔ منیر کو اغوا کرانے کے لیے عمر حیات کو اپنے 3-4 غنڈوں بدماشوں کی ضرورت تھی۔ وہ منہ مانگی اجرت پر یہ کام کر سکتے تھے، لیکن ان آدمیوں کو وجہ بھی بتانی تھی جو عمر حیات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ بتانے میں اس کی اپنی بیوی کی بدنامی کا ڈر تھا۔ عمر حیات کو دوسرا خدشہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے آدمی مخبری کر سکتے تھے۔ پولیس کو خوش کرنے کے لیے وہ عمر حیات کو دھوکہ دے سکتے تھے۔ ادھر عمر حیات کو کام کر کے پیسے وصول کر لیتے اور دربندہ تھانے دار کو خوش کرنے کے لیے اسے بتا دیتے کہ منیر کہاں ہے اور اس کے اغوا اور قتل کا اصل مجرم کون ہے۔ عمر حیات کو کوئی طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ ایک خطرہ تو یہ تھا کہ منیر پولیس کو رپورٹ دے گا کہ اسے نسیمہ نے اس طرح گرایا تھا کہ اس کا زندہ رہنا معجزہ ہے۔ اگر منیر نے یہ نہ کیا تو وہ نسیمہ سے انتقام ضرور لے گا۔ نسیمہ کو اغوا بھی کر سکتا ہے، اسے کہیں اکیلا دیکھ کر اس پر مجرمانہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ انہی سوچوں میں رات گزر گئی۔ عمر حیات نے آنے والے حالات اللہ کے حوالے کر دیے۔ 20-22 دن اور گزر گئے۔ نسیمہ کی ذہنی حالت نارمل رہی۔ حسنین کاظمی 2 مرتبہ ان کے پاس آیا اور نسیمہ کے حوصلے میں نئی روح پھونک گیا۔ تھانے دار نے نہ نسیمہ کو تھانے بلایا نہ عمر حیات کو۔ منیر کی گمشدگی 2 مہینے پرانی بات ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد آتا تھا اور وہ ہر لمحہ اس کے منتظر رہتے تھے۔ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ منیر کو کسی نے کہیں لے جا کر قتل کر دیا ہے۔ ایک روز ایک خبر عمر حیات کے گھر میں بم کی طرح پھٹی۔ محلے کی ایک عورت نسیمہ کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ منیر کا باپ 3-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر منیر کو لینے گیا ہے۔ منیر کو؟ نسیمہ نے تڑپ کر پوچھا۔ کہاں ہے منیر؟ کیا وہ زندہ ہے؟ تم نے غلط سنا ہے خالہ، اس کی لاش لینے گئے ہوں گے۔ ارے نسیمہ، اس عورت نے کہا، اتنے عرصے بعد لاش کا کیا رہ جاتا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 16-17 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں نہ ریل گاڑی جاتی ہے نہ لاری ہے۔ اس گاؤں کے قریب کہیں کسی بزرگ کا بڑا مزار ہے یا کوئی خانقاہ ہے۔ منیر کو وہاں دیکھا گیا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ نسیمہ نے پوچھا۔ قریشی پٹواری نے، عورت نے جواب دیا۔ وہ کہیں ادھر کام سے گیا تھا، کسی نے اسے بتایا کہ یہاں ایک مزار ہے جہاں ہر کسی کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ پٹواری وہاں چلا گیا۔ وہاں ملنگوں اور مجاوروں میں اس نے ایک آدمی کو دیکھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی لیکن زیادہ لمبی نہیں تھی، سر کے بال بھی بڑھے ہوئے تھے۔
पटवारी ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसके सामने न गया। उसने मुजाविरों से मुनीर के मुतालिक पूछा कि उसका नाम क्या है और ये कौन है। मुजाविरों ने बताया कि 2 महीने गुजरे, इसे बेहोशी की हालत में 3 आदमी यहाँ लाए थे। ये दरिया के किनारे पड़ा था। इसके कपड़े बताते थे कि ये सैलाब में से निकला है। इसे लाने वाले आदमी चले गए और इसे यहीं छोड़ गए। ये चुप रहता है और मकबरे के अंदर बाहर झाड़ू देता है। कभी कभी बोलता है और कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। पटवारी ने उसे तो कुछ न कहा। यहाँ आकर उसने मुनीर के बाप को बताया कि उसे एक आदमी पर शक हुआ है कि मुनीर है। मुनीर के बाप ने सुना तो 3-4 आदमियों को साथ लेकर चला गया है। कोई और होगा, नसीमा ने कहा। तुम उसे जानती नहीं थी खाला? क्या वो मुनीर झाड़ू देता होगा जो गलियों में अकड़ अकड़ कर चला करता था? शाम तक पता चल जाएगा, औरत ने कहा। अगर वही हुआ तो उसे साथ ले आएंगे। नसीमा ने उमर हयात को बताया तो उमर हयात की आंखें ठहर गईं। मुनीर का बाप 3-4 आदमियों को साथ लेकर सुबह होते ही चला गया था। ये सब घोड़ों पर गए थे। जो जो दिन गुजरता जा रहा था, नसीमा और उमर हयात के दिल डूबते जा रहे थे। दोनों के दिलों से एक ही दुआ निकलती थी कि जिसे कुछ कुरैशी पटवारी देख आया है वो मुनीर ना हो। वो मुनीर ही था। उसे सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले लेकर आए थे। महल्ले की गलियों में यही एक खबर सुनाई देती थी, मुनीर आ गया है। औरतें मुनीर के घर की तरफ दौड़ी जा रही थीं। नसीमा का तो जैसे खून खुश्क हो गया हो। उमर हयात घर नहीं था। उसे बाजार में किसी ने बताया कि मुनीर आ गया है। वो अपने घर आया और देखा कि नसीमा का रंग जर्द है और उसके होंठ घबराहट और खौफ की शिद्दत से खुश्क हो गए हैं। अब क्या होगा? नसीमा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। देख लेंगे, उमर हयात ने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा। तुम इतना ना डरो, आप बाहर ना निकलना, नसीमा ने कहा। नहीं नसीमा, उमर हयात ने कहा, मुझे बाहर निकलना चाहिए। जरा सोचकर बोला, मुझे मुनीर के घर जाना चाहिए। ना जाएं, नसीमा ने कहा। उसके सामने ना जाएं। वो सबके सामने आपको कह देगा कि मैंने उसे उस जगह से गिराया था। मुझे 2 आदमियों ने बताया कि मुनीर बोलता ही नहीं, उमर हयात ने कहा। उसका दिमाग ठीक मालूम नहीं होता। मैं उससे मिलने जाता हूँ। उसे ये तो मालूम ही नहीं कि मैं जानता हूँ कि उसे तुमने गिराया था। वो अभी तक मुझे अपना दोस्त समझ रहा होगा। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ कोई बात की तो मैं कहूँगा कि ये तो पागल हो गया है। उमर हयात नसीमा को परेशानी में के आलम में छोड़कर चला गया। सूरज गुरूब हो रहा था। मुनीर के घर के बाहर कुछ आदमी खड़े थे। इनकी बैठक का दरवाज़ा गली में खुलता था। मुनीर को देखने वाले अंदर जा रहे थे और निकल भी रहे थे। उमर हयात अंदर गया तो सबसे पहले उसकी नज़र मुनीर पर पड़ी। हजाम उसकी शेव कर चुका था। मुनीर ने अभी वही कपड़े पहन रखे थे जो नसीमा के धक्के से गिरने के वक्त उसने पहने हुए थे। ये कपड़े मिट्टी के रंग जैसे हो गए थे और कमीज 2 जगहों से फटी हुई थी। उमर हयात ज़हनी तौर पे होशियार और चालाक आदमी था। उसने मुनीर को देखकर बेतहाशा खुशी का इजहार किया और बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ा। मुनीर के होठों पर बेजान और फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, उठ खड़ा हुआ और उमर हयात से बगलगीर हो गया। उमर हयात को एक तो मुनीर की आह सुनाई दी और उसके साथ उसकी ये सरगोशी, नसीमा ठीक है, अल्लाह उसे खुश रखे। फिर वह उमर हयात से अलग हो गया। उमर हयात उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और मुनीर के बाप को मुबारकबाद दी। मलिक साहब, मुनीर के बाप ने हंसते हुए कहा, सारा शहर मुनीर को देखने आया है। इसने किसी से हाथ भी नहीं मिलाया। आप वाहिद शख्स हैं जिसे ये उठकर और मुझ गले लगकर मिला है। बैठक में बैठे हुए तमाम आदमी हंस पड़े। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, किसी ने कहा। हमारी तरफ तो चौधरी मुनीर ने देखा ही नहीं, कोई और बोला। बेचारा मालूम नहीं किन मुसीबतों से गुजर कर आया है, एक और ने कहा। किसी दुश्मन ने ताबीज़ करा दिए थे जी, एक और बोला। सबने कुछ न कुछ कहा मगर मुनीर ने किसी की तरफ तवज्जो ही न दी, जैसे वो इस कमरे में अकेला बैठा हो। हज्जाम ने उसके बाल काटने शुरू कर दिए थे। बाल कट चुके तो बाप ने मुनीर से कहा कि वो नहा ले। मुनीर ने जैसे सुना ही न हो। इतने में एक हेड कांस्टेबल बैठक में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, हेड कांस्टेबल ने कहा। चौधरी साहब मुबारक हो। मुनीर के बाप ने हेड कांस्टेबल के साथ हाथ मिलाया और उसे बिठाया। मैं आपको एक तकलीफ देने आया हूँ, हेड कांस्टेबल ने कहा। आपने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाई थी। अल्लाह ने आपको बेटा वापस दे दिया है। हमारी मजबूरी यह है कि कागजों का पेट भरना पड़ता है। मलिक साहब ने आपको और चौधरी मुनीर को थाने बुलाया है बयान लिखवाने।
ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मेरे साथ ही आ जाएं, मलिक साहब इंतज़ार कर रहे हैं। मुनीर का बाप चाहता था कि मुनीर नहाकर कपड़े बदल ले, लेकिन हेड कांस्टेबल ने इतनी मोहलत न दी। उमर हयात परेशान हो गया। थानेदार ने यही पूछना था कि मुनीर कहाँ चला गया था। अब खतरा था कि मुनीर थानेदार से कह देगा कि उसे नसीमा ने जान से मारने के लिए फलां जगह से गिराया था। उमर हयात ने बड़ी तेजी से सोच लिया कि ऐसी सूरत पैदा हो गई तो वो क्या करेगा और क्या कहेगा। उसे ख्याल आया कि ऐसा सबूत या शहादत तो है ही नहीं कि नसीमा ने मुनीर को जान से मारना चाहा था। चलें चौधरी साहब, उमर हयात ने मुनीर के बाप से कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ। उसने मुनीर को बाजू से पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, चलो मुनीर, आओ थाने वालों को भुगता आएं। मुनीर का एक चचा भी साथ चल पड़ा और वो थाने चले गए। मलिक मुख्तार उनके इंतजार में बैठा था। ये है आपका बेटा चौधरी साहब, मलिक मुख्तार ने मुनीर के बाप से कहा। याद करें मैंने क्या कहा था। क्यों मुनीर चौधरी, उसने मुनीर से पूछा, कहाँ चले गए थे। मुनीर ने सर बड़ी आहिस्तगी से घुमाकर पहले अपने बाप की तरफ फिर उमर हयात की तरफ देखा। बता दो मुनीर, उमर हयात ने प्यार के लहजे में कहा। मुनीर चौधरी, थानेदार मलिक मुख्तार ने कहा, तुम किसी ऐसे नशे का कश लगा बैठे थे जिसका असर अभी तक नहीं उतरा और अपने माँ बाप को और हम सबको मुसीबत में डाले रखा। नहीं मलिक साहब, उमर हयात ने मुनीर की खुशामद करते हुए मलिक मुख्तार से कहा, मुनीर मेरा यार है, सगे भाइयों से भी आगे, ये कोई नशा नहीं करता। फिर ये बोलता क्यों नहीं, थानेदार ने कहा, मैं इसे गिरफ्तार तो नहीं कर लूँगा। बोलो मुनीर, उमर हयात ने कहा। मैं सैलाब में गिर पड़ा था, मुनीर ने यूं कहा जैसे सोया हुआ हो और बोल रहा हो। तुम घोड़ी पर सवार नहीं थे, थानेदार ने पूछा। क्या तुम घोड़ी से उतर गए थे। हाँ मैं घोड़ी से उतर गया था। अब मुनीर का लहजा ऐसा था जैसे उसे हिप्नोटाइज किया गया हो और वो हिप्नोटाइज करने वाले के जेर असर बोल रहा हो। मलिक मुख्तार के पूछने पर मुनीर ने वही जगह बताई जहाँ से नसीमा ने उसे धक्का दिया था। मलिक मुख्तार ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या करने गया था। मैं कहीं से आ रहा था, मुनीर ने सोई हुई आवाज़ में कहा। बारिश आ गई, वहाँ से पानी गिर रहा था, मुझे अच्छा लगता था। मैं घोड़ी से उतरा, आगे गया, पानी नीचे गिरता था, बहुत गहरा पानी था। मैंने झुककर देखा, पाँव फिसल गया। मैं तवाज़ुन बरकरार न रख सका और नीचे लुढ़कता गया। पहले चट्टानों पर लुढ़कने से चोटें आईं, फिर सैलाब में गिरा, बहुत हाथ पाँव मारे। मैं तैराक हूँ, सैलाब मुझे दरिया में ले गया, बस इतना याद है कि मैं तैरता रहा। दरिया के जोर ने बाहर नहीं आने दिया। पता नहीं मैं कहाँ से बाहर आया और पता नहीं मुझे कौन साथ ले गया। कभी अंधेरा होता था, कभी आंखों के आगे सितारे चमकते थे, फिर रोशनी हो गई और मैं एक मकबरे में था। मुझे सिर्फ ये बताओ, थानेदार ने पूछा, तुम खुद गिरे थे। मैं खुद गिरा था। किसी ने तुम्हें अगवा तो नहीं किया था। नहीं, मुनीर ने नींद में बुड़बुड़ाने के लहजे में जवाब दिया। मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया था। फिर क्या हुआ था, मलिक मुख्तार ने कहा। तुम मकबरे में थे। मैं मकबरे में था, मुनीर ने कहा। वहाँ लोग आते थे, सलाम करते थे, दुआ मांगते थे, वो मुझे अच्छे लगते थे। कहते थे इस मकबरे में जो आता है उसके दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं। मैंने कहा कि मैं मकबरे का मुजाविर हूँ। मुझे वहाँ झाड़ू देना होती थी, पौधों को मैं डालता था पानी का छिड़काव करता था। वहाँ के मलंग और मुजाविर मुझे रोटी खिलाते थे। तुम रोटी के लिए उनके पास रहते थे, थानेदार मलिक मुख्तार ने पूछा। मैं रोटी के लिए वहाँ नहीं रहता था, मुनीर ने क़ुनूदगी के आलम में कहा। वहाँ मेरा दिल खुश होता था। इतने अरसे बाद घर आकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। इतने अरसे बाद मुझे घर आकर खुशी नहीं हुई, मुनीर ने जवाब दिया। मुनीर की आंखें बंद होने लगीं। मलिक मुख्तार ने मुनीर के बाप से कहा कि वो बैठा रहे और बाकी सब उठ जाएं। बस चौधरी साहब, मलिक मुख्तार ने मुनीर के बाप से कहा, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि आपके बेटे को किसी ने अगवा नहीं किया और उसके साथ किसी ने कोई ज्यादती नहीं की। मुझे आपका रस्मी सा बयान चाहिए। क्या आपका बेटा वापस आ गया है और आपको किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं। आप मुझे ये भी बता दें कि इसे आप कहाँ से लाए हैं। मलिक साहब, मुनीर के बाप ने कहा, मेरे लिए ये खुशी क्या कम है कि मेरा अकलौता बेटा मुझे जिंदा और सलामत मिल गया है। मेरी किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं, मुझसे जो लिखवाना है लिखवा लें। उसने 16-17 मील दूर के एक गांव का नाम लेकर कहा। मुझे यूं ही पता चला कि मेरा बेटा इस गांव के करीब एक मज़ार में है, तो मैंने 2-4 आदमी साथ लिए और वहां पहुंचा। मुनीर मज़ार के बाहर बैठा था।
اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، پھر بھی میں نے اسے پہچان لیا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو یہ اٹھا۔ میں نے اسے گلے لگایا، تب اس نے مری مری آواز میں کہا، ابا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں، تو یہ میرے ساتھ چل پڑا۔ اس کے لیے میں الگ گھوڑی لے گیا تھا۔ یہ گھوڑی پر سوار ہوا اور میرے ساتھ آ گیا۔ آپ نے وہاں کسی سے پوچھا نہیں تھا کہ منیر اس مزار تک کب اور کس طرح پہنچا تھا؟ ملک مختار نے پوچھا۔ انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا، منیر کے باپ نے جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی 1.5 مہینہ پہلے یہ یہاں آیا تھا، اپنا نام اور اپنے گاؤں کا نام نہیں بتاتا تھا۔ اس نے مجاوروں کو یہی بتایا جو وہ آپ کو بتا چکا ہے۔ اس نے مزار کی خدمت شروع کر دی اور مجاوروں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ منیر بات نہیں کرتا تھا، کچھ پوچھو تو جواب دیتا ہے لیکن بہت مختصر۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دماغی لحاظ سے ٹھیک رہتا ہے، لیکن دن میں 1 بار یا 2 دنوں بعد اس کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، پھر کہا لگاتا، پھر ہر طرف حیران سا ہو کر دیکھتا ہے، کبھی تو اٹھ کر دوڑ پڑتا ہے جیسے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر فوراً رک جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے اور مزار کے دروازے میں بیٹھ کر رونے لگتا ہے۔ یہ خود گیا تھا؟ ملک مختار نے کہا۔ میں نہیں مانتا کہ یہ سیلاب میں گر پڑا تھا، یہ گانجا یا چرس پیتا رہا ہے جس کا اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ ملک صاحب، منیر کے باپ نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا، آپ تو جانتے ہوں گے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے دودھ پلائیں، گھی کھلائیں۔ ملک مختار نے کہا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ملک مختار کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ منیر ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں۔ اس نے منیر کی گمشدگی کی رپورٹ کو کنارے لگانا اور اس کیس کی فائل کو فائلوں کے قبرستان میں پھینکنا تھا۔ اس نے منیر اور اس کے باپ کے بیان لکھے اور دونوں کے دستخط کرائے۔ منیر نے اردو میں اپنا نام لکھا، وہ دماغی لحاظ سے ٹھیک تھا۔ ملک مختار نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ملک عمر حیات صاحب، ملک مختار نے عمر حیات سے کہا، آپ کا ان لوگوں کے ساتھ جانا ضروری تو نہیں؟ آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ عمر حیات نے منیر کے باپ اور چچا سے کہا کہ وہ چلے جائیں، وہ کچھ دیر تھانے دار کے پاس رکے گا۔ کہیے ملک صاحب، عمر حیات نے تھانے دار سے کہا، کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ کو خبردار کرنا ہے، تھانے دار نے کہا۔ ایک تو اپنی ساس سے خبردار رہیں اور دوسرا منیر سے۔ منیر؟ عمر حیات نے پوچھا، وہ کیوں؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ آپ کے گھر میں جب ڈاکو داخل ہوئے تھے تو منیر آپ کے گھر میں پہلے سے موجود تھا۔ ملک مختار نے کہا، اس کے موجود ہونے کی وجہ میں کچھ اور سمجھا تھا، لیکن وجہ کچھ اور نکلی۔ وہ آپ کو قتل کرنے گیا تھا۔ ایک طرف سے وہ آپ کے مکان میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے مستانہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ڈاکے کی نیت سے داخل ہوا۔ منیر نے انہیں دیکھ لیا اور اس کے شیطان دماغ نے فوراً یہ ڈرامہ سوچ لیا جو اس نے کھیلا، یعنی مستانے کو پکڑ کر آپ کا دوست اور شہر کا ہیرو بن گیا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کی ساس نے، ملک مختار نے جواب دیا۔ آپ کو قتل کرانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ میں آپ کو منیر سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ آپ کو قتل کر کے آپ کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنی بیوی کو اس سے بچائے رکھیں۔ اب منیر کا دماغی توازن ٹھیک نہیں، آپ اسے دوست سمجھ رہے ہیں، ذرا سنبھل کر رہنا۔ عمر حیات جب تھانے سے گھر کو جا رہا تھا تو جہاں اسے یہ خوشی تھی کہ منیر نے تھانے میں نسیمہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی، وہاں یہ انکشاف اسے ڈس رہا تھا کہ منیر اسے قتل کرنے گیا تھا۔ نسیمہ؟ اس کے گھر پہنچتے ہی نسیمہ سے اس نے کہا، خدا نے تمہاری نیت کا بہت بڑا صلہ دیا ہے۔ ایک یہ کہ منیر نے تھانے میں کہا ہے کہ وہ خود سیلاب میں گر پڑا تھا، اور دوسرا یہ کہ منیر مستانے اور اس کے ساتھی کو پکڑنے کے لیے ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا۔ خدا نے ہمیں ڈاکوؤں سے بھی بچا لیا اور قاتل سے بھی۔ عمر حیات نے نسیمہ کو تو اس خوف اور خطرے سے بچا لیا جس نے اس کا خون خشک کر رکھا تھا، مگر وہ خود بہت پریشان تھا۔ منیر اس کے لیے آنسیں بن گیا تھا۔ 5-6 دن گزر گئے۔ منیر کو لوگوں نے باہر گھومتے پھرتے دیکھا، لیکن وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ محلے میں اس کے متعلق مختلف کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ ان 5-6 دنوں میں 3 بار منیر کو ملک عمر حیات کے گھر کے سامنے سے گزرتے دیکھا گیا۔ اس کی نظریں اس گھر کے دروازے پر جمی رہیں۔ اس دوران 2 بار نسیمہ کو بڑی سخت مشکل کا سامنا ہوا۔ ایک روز وہ کسی کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ گلی میں سامنے سے منیر آتا دکھائی دیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ 20-22 قدم ہوگا۔
नसीमा का जिस्म यकलख्त बेजान हो गया। उसमें पीछे को भाग जाने की भी हिम्मत न रही। वो अल्लाह को याद करती चली गई। मुनीर के कदम रुक गए। उसकी नज़रें नसीमा पर लगी हुई थीं। नसीमा उसके करीब पहुंच गई। मुनीर जोड़ का खड़ा था, एक तरफ हो गया। नसीमा उसके करीब से गुजर गई। आगे जाकर नसीमा ने पीछे देखा। मुनीर वहीं खड़ा उसे देख रहा था। नसीमा ने गली का मोड़ मोड़ते हुए फिर पीछे देखा। मुनीर अभी तक वहीं खड़ा था और उसे ही देख रहा था। दूसरी बार नसीमा जुमेरात के रोज सूरज गुरूब होने से जरा पहले कब्रिस्तान वाली खानकाह पर दिया जलाकर आ रही थी। उस पर जो गुजर रही थी उसने उसे इस राह पर डाल दिया था जिस पर मुसीबत के मारे लोग पीरों, फकीरों, खानकाहों और मज़ारों के सहारे ले लिया करते हैं। कब्रिस्तान और शहर के दरमियान चंद एक खेत थे और एक दूसरे से दूर दूर चंद एक झोंपड़ा नुमा मकान थे। नसीमा कब्रिस्तान से वापस आ रही थी। जब इन मकानों के करीब पहुंची तो अचानक मुनीर सामने आ गया। इनके दरमियान फासला बहुत थोड़ा था। नसीमा ने रास्ता बदल लिया लेकिन मुनीर उसके रास्ते में आ गया। नसीमा रुक गई। अब इनके दरमियान कोई फासला नहीं था। नसीमा का रंग पीला पड़ गया। दोनों की नजरें टकरा रही थीं और सांसें भी। नसीमा, मुनीर ने जैसे सिसकी ली हो। सच्ची मोहब्बत का उजाला दिखाकर मुझे किस अंधेरे में धकेल दिया है। मुनीर ने यूं दबी दबी आवाज में कहा जैसे उस पर कुनूदगी तारी हो। हामिद को धोखा नहीं दूंगी। नसीमा ने जैसे सरगोशी की हो। मुनीर की आंखों में आंसू तैरने लगे और वो एक तरफ हट गया। नसीमा चल पड़ी। कुछ दूर आकर उसने पीछे देखा। मुनीर वहीं खेत की मुंडेर पर बैठ गया था और उसने सर अपने घुटनों में दे रखा था। मुनीर जब अच्छा भला हुआ करता था तो इस तरह कभी घुटनों में सर देकर नहीं बैठा था। वो तो शहजादा था जो सर ऊंचा करके चला करता था, मगर अब वो उस जगह सर नेवड़ा कर बैठ गया था जहां गोबर बिखरा हुआ था। इन 5-6 दिनों में मुनीर का बाप उसे अपने पीर के पास ले गया था और पीर ने आसे भी गुलबा बताया था। एक आमिर शाह ने उसे देखकर कहा था कि किसी ने उस पर उल्टे तावीज़ करा दिए हैं। मस्जिद के इमाम ने किताब निकालकर कहा था कि मुनीर से किसी बुजुर्ग की कब्र की बेअदबी हो गई है। इमाम ने काले बकरे का सदका बताया था जो मुनीर के बाप ने दे दिया था, लेकिन किसी तावीज़ ने उस पर वो असर नहीं किया था जो उसका बाप चाहता था। काले बकरे का सदका भी बेअसर रहा। मुनीर पर खामोशी छाई रहती और किसी किसी वक्त उस पर पागलपन का दौरा पड़ जाता। नसीमा ने उमर हयात को बता दिया कि मुनीर ने उसे रास्ते में रोका था, लेकिन उसने परेशान नहीं किया। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा नसीमा, उमर हयात ने परेशान सा होकर कहा। इसका दिमाग सही नहीं रहा। अगर उसने फिर ऐसी हरकत की तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर एसपी के साथ बात करूंगा कि हमें एक पागल से खतरा है, इसे पागल खाने में दाखिल करा दिया जाए। फिर वो कह देगा कि मैंने उसे कत्ल करने की कोशिश की थी, नसीमा ने कहा। अब कहता रहे, उमर हयात ने कहा। थाने में उसका तहरीरी बयान मौजूद है कि वो खुद फिसल कर सैलाब में जा पड़ा था। अब तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन नसीमा, तुम्हारी माँ के साथ मैं क्या सलूक करूं? उसने मुझे मुनीर के हाथों कत्ल कराना चाहा था। भूल जाएं, नसीमा ने कहा। उसे खुदा सजा देगा। मैं जानती हूँ मेरी माँ उसके साथ मेरा सौदा करती रही है। वो मुझे बेवा करके मेरा निकाह मुनीर के साथ पढ़ाना चाहती है। मुनीर जब अच्छा भला था तो उसने मुनीर को पागल बना लिया था। अब तो मुनीर है ही पागल। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने सुना है कि गुज़िश्ता रात मुनीर मेरी माँ के पास गया था और बहुत देर बाद वहाँ से निकला था। अल्लाह ही जानता है इनके दरमियान क्या बातें हुई हैं, उमर हयात ने कहा। नसीमा की माँ और मुनीर की मुलाकात का नतीजा अगले रोज़ ही सामने आ गया। उमर हयात अपने काम को चला गया था। नसीमा घर में अकेली थी। एक औरत बड़ी तेज तेज नसीमा के घर में आई। वो हाँफ रही थी। अरे कहाँ हो नसीमा? उसने सहन में आकर कहा। नसीमा कमरे से निकली तो इस औरत ने हाथ मलते हुए कहा, जुल्म हो गया है, जुल्म हो गया है। मुनीर ने तेरी माँ को गोली मारकर मार डाला। तेरी माँ के घर में वो बाप की 2 नाली बंदूक उठाए तेरी माँ के घर गया और एक कारतूस चलाकर बेचारी का सर उड़ा दिया है। वो आखिर उसकी माँ थी। नसीमा दौड़ती हुई बाहर निकली। बाहर उसे कई आवाज़ें सुनाई दी कि मुनीर ने मलिक उमर की सास को कत्ल कर दिया है। नसीमा बड़ी तेज चलती गलियों के मोड़ मुड़ती गई। आगे वो कुशादा गली आ गई जिसमें नसीमा की माँ का घर था।
वहां उसने ये मंजर देखा कि मुनीर कंधे से कारतूसों की पेटी लटकाए, हाथ में बंदूक पकड़े आहिस्ता आहिस्ता इधर आ रहा था जिधर से नसीमा जा रही थी। औरतें अपनी मुंडेरों पर खड़ी थीं और आदमी दूर दूर खड़े थे। मुनीर इधर उधर देखता था तो सब भाग जाते थे। पागल है, इसके सामने न होना, गोली चला देगा, यही आवाजें सुनाई दे रही थीं। नसीमा, किसी ने बुलंद आवाज से कहा, यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ। नसीमा न रुकी। मुनीर रुक गया। उसने बेल्ट से एक कारतूस निकाला और बैरल खोले। फायर किया हुआ कारतूस निकालकर फेंक दिया और इसकी जगह नया कारतूस डालकर बैरल बुलंद कर दिए। बंदूक की दूसरी नाली में कारतूस मौजूद था। महल्ले के 2 आदमी ने दौड़कर थाने इतला दे दी थी। मलिक उमर हयात को भी पता चल गया था। वो दौड़ पड़ा। उधर से थानेदार 3 कांस्टेबलों के साथ चल पड़ा। इधर नसीमा मुनीर से 5-6 कदम दूर उसके सामने रुक गई थी। मुनीर, मुनीर का बाप दौड़ता हुआ आया और दूर से चिल्लाया, बंदूक मुझे दे दो। मुनीर पीछे मुड़ा और अपने बाप को देखा जो उसकी तरफ आ रहा था। मुनीर ने बंदूक का बट अपने कंधे से लगा लिया और बाप का निशाना लिया। हट चौधरी, किसी ने चिल्लाकर कहा, पागल है, गोली चला देगा। बाप दौड़कर साथ वाले घर में घुस गया। मुनीर नसीमा की तरफ घूमा। बंदूक का बट उसके कंधे के साथ और नालियां नसीमा की तरफ और उंगली ट्रिगर पर थी। पुलिस आ रही थी। उमर हयात घबराहट के आलम में दौड़ा हुआ आ रहा था। इधर गली में कोई मुनीर के करीब आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। सिर्फ एक आदमी ने जुर्रत की, वो असला था। वो भी इस खबर पर आया था कि मुनीर ने नसीमा की मां को मार डाला है। इस गली में आकर उसने ये मंजर देखा कि नसीमा मुनीर के सामने खड़ी है। मुनीर, बंदूक फेंक दे, असले ने कहा। अगर तुमने इस पर गोली चलाई तो मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। असला निडर होकर मुनीर की तरफ जा रहा था। मुनीर ने आहिस्ता आहिस्ता असले की तरफ बंदूक घुमाई और ट्रिगर दबा दिया। फासला बहुत थोड़ा था। तमाम छर्रे असले की पेशानी में लगे। असला गिरा और बगैर तड़पे मर गया। नसीमा वहीं खड़ी रही। उसने मौत को कबूल कर लिया था, इसलिए वो दुनिया से ताल्लुक तोड़कर बेहिस खड़ी थी। मुनीर ने बंदूक फिर नसीमा की तरफ कर दी और एक आंख बंद करके नसीमा का निशाना लिया। चला दे गोली, नसीमा ने कहा, खुदा इंसाफ करेगा। मुनीर ने निशाना लिए रखा। नालियां साकिन हो गईं। अब गोली चलनी थी। खुदा के हुजूर नेक पाक जाऊंगी मुनीर, नसीमा ने बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से कहा। तुझसे मोहब्बत की थी तो सच्ची और पाक मोहब्बत की थी। शादी जिससे हुई उसके साथ दिल से वफा की। मैं खुदा से शर्मसार नहीं हूँ। मुनीर ने वो आंख भी खोल दी जो उसने शुष्ट बांधने के लिए बंद कर रखी थी। नसीमा ने अपने दोनों हाथों से अपना गिरेबान पकड़ा और एक झटके से सीने से कमीज फाड़ डाली। उसका सीना नंगा हो गया। चला गोली पापी, उसने कहा। मुनीर ने अपना गाल बंदूक के बट से उठा लिया। फिर बंदूक का बट उसके कंधे से नीचे आने लगा और नालियां ऊपर उठने लगीं। फिर बट तेजी से नीचे आया, इतना नीचे कि बंदूक की नालियां मुनीर की ठोड़ी को छूने लगीं। पुलिस साथ वाली गली में आ गई थी। उमर हयात पुलिस से आ मिला। नसीमा मुनीर के सामने खड़ी थी। मुनीर ने बंदूक की नालियां अपनी ठोड़ी के नीचे कर लीं। उसकी उंगली के बजाय अब अंगूठा ट्रिगर पर था। नसीमा समझ गई कि मुनीर क्या करने लगा है। मुनीर, नसीमा चिल्लाई, बंदूक अपने मुंह से हटा ले। लेकिन मुनीर ने अंगूठा दबा दिया। बड़ी जोर का धमाका हुआ। छर्रे मुनीर की ठोड़ी के नीचे से उसके सर में दाखिल हुए और उसकी खोपड़ी तोड़कर ऊपर निकल गए। मुनीर के हाथ से पहले बंदूक गिरी, फिर वो खुद गिरा। नसीमा की चीख निकल गई। उसे चक्कर आया। किसी ने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। हौसला करो नसीमा, नसीमा ने उमर हयात की आवाज़ सुनी। उसी ने उसे बाजुओं में लिया था। उसने अपने आप को गोली मार ली है, नसीमा ने रोते हुए कहा। अल्लाह ने इंसाफ किया है, उमर हयात ने कहा। थानेदार मुनीर की लाश पर झुका हुआ था।